Everyone, myself Dr. Mohammad Ali Ahmad Sabir, currently doing my internship from Government Medical College Patna, बिहार। तो आज मैं आपको अपना ऑनेस्ट एक रिव्यू बताना चाहूँगा कि मैंने जो एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ किया, तो मेरी जर्नी कैसी रही और क्या क्या हार्डल आए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में मैं एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए किर्गिस्तान जाता हूँ, एशियन मेडिकल कॉलेज। और जैसे कि वहाँ पे लैंड करने के बाद, चूँकि वो एक बड़ा एक फॉरेन लैंड होता है, तो वहाँ पे लैंड करने के बाद लोग रशियन बोलते हैं। टीचर्स तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, बट लोकल लैंग्वेज यू हैव टू बी वेल वर्स और लिटिल बिट यू हैव टू नो रशियन। तो रशियन आपको आनी चाहिए। तो फिर जैसे मैं वहाँ पे लैंड करता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया था, बिहार का एक लड़का, पटना का एक लड़का, सीधा, जो कभी डोमेस्टिक फ्लाई नहीं किया है, कैसे वो सीधा किर्गिस्तान इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ के लैंड कर जाता है। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे लैंड करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब तो मुझे मेरी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आई वाज़ अ वेटनरी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज पटना, उसको मैं छोड़ के गया था। तो मैंने ये ठान लिया था कि कुछ भी होगा, मैं सारे एमबीबीएस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ के, और कुछ किताबों के बारे में मुझे पता था, जैसे बीडी चौरसिया, ग्रेज एनाटमी। कुछ मेरे सीनियर्स ने मुझे बुक्स के बारे में बताया था, तो मुझे लगा था कि मुझे ये सारी किताबें पढ़नी होंगी। तो वहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे गए, हमारा वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है यूनिवर्सिटी और आपके बीच में, आप दो पार्टी होते हैं और आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके 3 दिन के बाद हमारा ग्रुप बनता है। ग्रुप क्या होता है, जैसे कि जो भी रशियन बेल्ट में जो भी पढ़ाई होती है, तो वो ऐसे इंडिया में क्या है कि हम लोग 50 और 100 लोग या जितना भी बैच है वो एक साथ पढ़ते हैं, बट वहाँ पे वैसा नहीं होता है। वहाँ पे हमें 12-12 के ग्रुप में हमें पढ़ाया जाता है। तो मुझे जो ग्रुप बना, तो मैं ग्रुप 7 से बिलोंग करता था। उसमें 12 स्टूडेंट हुए और हम लोगों का क्लासेस चलती थी हम लोगों की। और क्लासेस आपका सिर्फ 12 लोगों का एक साथ चलेगा। और जो आपकी लेक्चर्स होंगी, उसको हम लोग पतोक बोलते हैं। पतोक मतलब रशियन में बंच होता है। हाँ, जो लेक्चर जो होगा वो एक साथ एक पतोक का होगा आपका लेक्चर, ठीक है। तो हमारी क्लासेस शुरू हुई और सबसे पहले दिन जब हमारी एनाटमी की क्लास लगी, तो उसमें आज भी मुझे याद है कि हम लोगों को सर ने अपर लिम्ब पढ़ाया था। अपर लिम्ब में जो ह्यूमरस बोन होती है, उसके बारे में, उसके लैंडमार्क, उसकी एनाटमी सर ने बताई थी। तो थोड़ा तो उस टाइम थोड़ा अदर ये ब्रेन थोड़ा ये भी हुआ कि ये चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं। फिर धीरे-धीरे लगा कि नहीं, इसको तो समझना पड़ेगा इन एनी वे। तो वहाँ पे हमें एनाटॉमी पढ़ने के लिए एक बड़ा-सा टेबल एक होता था, पिर्गॉफ टेबल, जिसमें हम 3D में देख पाते थे कि कहाँ पे बोन्स और कौन से मसल और क्या सारी रिलेशंस है। तो वो धीरे-धीरे करके हम लोगों ने पढ़ाई वहाँ से शुरू की, मैंने पढ़ाई शुरू की। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा क्लिनिकल सब्जेक्ट तो नहीं थी, इफ़ आई टू बी ऑनेस्ट। और ज़्यादा हमें वो लैंग्वेज पढ़ना पड़ा, जैसे रशियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ी, किर्गिज़ लैंग्वेज पढ़नी पड़ी, लैटिन लैटिन थोड़ा मेडिसिन में उसका यूज़ भी हो जाता है, तो लैटिन भी हमें पढ़ना पड़ा। और उसके बाद और भी सब्जेक्ट थे, जैसे मैथ्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, ये सारे सब्जेक्ट भी, बट वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमें पढ़ना पड़ा। और उसके बाद हमारा सब क्लिनिकल शुरू हो गया था। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है कि स्टार्ट रखी वहाँ पे। और मुझे पता था डीप इनसाइड कि इंडिया में मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक इंडिया का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग एफएमजीई कहते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अर्स्टवाइल इट वाज नोन एज एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, इस तरीके से जाना जाता था। तो फिर उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था कि मुझे ये भी पढ़ाई करनी होगी, और मुझे मेरे मन में था कि मुझे पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो कॉलेज का एनवायरनमेंट तो थोड़ा मेरा पंक्चुअल और स्ट्रिक्ट रहा है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिली। और जैसे हम लोग इंडिया में एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो उस तरह से नहीं है। इफ़ इफ़ आई टेल यू, मैंने कम से कम 90 सब्जेक्ट पढ़े होंगे। वो सब्जेक्ट कैसे, जैसे एनाटमी है, तो एनाटमी में पैथ एनाटमी अलग हो गया, एनाटमी में हिस्टो आता है, हिस्टो अलग हो गया। इस तरीके से सब्जेक्ट को डिवाइड करके, ताकि ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया जाए। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि एमबीबीएस अब्रॉड एक वेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी सारे टीचर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, वो लोग भी इंग्लिश जानते हैं, और वो लोग भी इक्वली वर्स्ड हैं, दे आर वेल वर्स्ड, और वो आपको पढ़ा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपनी पढ़ाई की। और जैसा कि वहाँ का वेदर वहाँ का वेदर जो था, वो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती थी। और इफ़ आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मैंने अपने टाइम में -30 देखा था। -30 हर टाइम नहीं रहता है, ये मतलब एक एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ये हो गया।
तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी ठीक था और पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम थी। अगर मैं कहूँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी 16 पर किलोमीटर, अगर एरिया और पॉपुलेशन को आप डिवाइड करें तो इतने थे। तो थोड़ा ट्रैंक्विलिटी भी थी, थोड़ा वहाँ पे एनवायरनमेंट बढ़िया था, एनवायरनमेंट वाइज हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि गर्ल्स के लिए वहाँ पे एनवायरनमेंट सेफ़ था। कोई वहाँ पे ज़्यादा ऐसा कोई क्राइम रेट था नहीं। और जैसा मैं बता दूँ कि जैसे कुछ लोग पूछते थे मेरे बारे में कि रेसिज़्म वहाँ पे होता था कि नहीं, तो रेसिज़्म तो उतना नहीं है, थोड़ा-मोड़ा कभी-कभी कुछ हो गया तो वो हर जगह होता है, वो उतना लोड लेके नहीं चला जाता है। तो इस हिसाब से मैंने बता दी। और फ़ीस जो मेरी थी वहाँ पे, मैं जो था वो 19 से 25 बैच में था और हमारी फ़ीस उस टाइम हुआ करती थी $2100। मतलब कि अगर उस टाइम एट दैट टाइम अगर वो कन्वर्ट करो आप आईएनआर में तो 1,80,000 पर ईयर आती थी। और हम लोग वो सेमेस्टर वाइज फ़ीस पे करते थे, तो 90,000 पर सेमेस्टर वो हम ऑनलाइन हमें कॉलेज का अकाउंट मिल जाता था और एसबीआई से या पीएनबी किसी बैंक से हम लोग वो उसको पैसा लगा दिया करते थे। और दूसरी बात, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ख़र्च कितना हो गया। तो मैंने जो कैलकुलेट किया था घर आते टाइम, मैंने जो कैलकुलेट किया था फाइनली ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरा करीब करीब 30 लाख अप्रॉक्स लग गया था, जिसमें से मैं इसको ऐसे हाफ हाफ डिवाइड कर देता हूँ कि आधा मेरा वो एक्सपेंस लग गया पढ़ाई में और आधा मेरा रहने का फूडिंग लॉजिंग का एक्सपेंस लग गया और एयर टिकट ये सब लग गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी उसमें। तो आप बिल्कुल आप भी एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ कर सकते हैं। अभी नीट हुआ है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट ऐसे-ऐसे बच्चे हैं। और वो बेचारे, कई एक लोग तो ऐसे हैं जो जिन्होंने किन्हीं कोर्स में ले लिया है और कई एक बच्चे ऐसे हैं जो किसी कोर्स में नहीं लिए हैं, तो दे कैन चूज़ एमबीबीएस अब्रॉड। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे 500, 400 और 300 नंबर भी ला रहे हो तो मुझे लगता है कि योर आईक्यू इज़ गुड और आप पढ़ाई कर सकते हो एमबीबीएस की। ठीक है, ऐसा नहीं है आप अपने मन में ये नहीं सोचना हो कि मैं एमबीबीएस के लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ कर सकते हैं और अदर अपॉर्चुनिटी भी है, आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो। तो हाँ, जैसे कि मैं अपनी कहानी बता रहा था, तो ये नटशेल में मेरी इतनी कहानी है। और मुझे लगता था कि मैं वीडियो बनाऊँगा तो उस पे व्यू आएगा, नहीं आएगा, लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे पास बताने के लिए काफ़ी कुछ है आपके लिए। और मैं तो अपने जूनियर्स को गाइड भी करता रहता हूँ। इंडिविजुअली मैं खुद ही कॉल करके वो समझाता रहता हूँ उनको। तो आपको किसी तरह की भी अगर आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी में अपना दे देता हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट डाउन कि आपको क्या-क्या क्वेरीज़ चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये एमबीबीएस अब्रॉड को लोग तो प्रोफ़ेशन बना दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको कोई एक दलाली का प्रोफ़ेशन बनाना चाहिए। तो आप जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके और वहाँ पे आप एडमिशन लो और मैं बिल्कुल बता दूँगा कैसे करना है आपको। तो उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। आप नीचे कमेंट करो आपको और क्या-क्या नॉलेज चाहिए मुझसे, मैं आपको दूँगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ पाता है ना क्या-क्या बोलना है मुझे। तो ठीक है, ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।